हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कुछ सामयिक घटनाओं की। आगामी कई परीक्षाएं होने को हैं। अभी यूपी पीसीएस ने अपना कैलेंडर जारी किया है। उसमें कुछ परीक्षाएं अभी सुनने में आ रहा है कि समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होने वाली है, और भी बहुत सी समसामयिक परीक्षाएं होने वाली हैं जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं से संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन सभी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए लेके आया हूं प्रतिदिन पूछे जाने वाले या प्रतिदिन घटित होने वाली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का एक संकलन। तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, विद्यार्थी स्टडी पॉइंट के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम प्रतिदिन रूबरू होंगे 10 से 15 मिनट प्रतिदिन के लिए, और मैं प्रतिदिन आपके लिए सामान्यतः 20 से 25 प्रश्न लेके आऊँगा। यदि इथिकल रूप से वो प्रश्नों की संख्या 25 होती है तो वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे। यदि उनकी संख्या कम होती है, सपोज 7, 8, 10 सवाल होते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन मिला करके वो लगभग 20 से 25 प्रश्नों के बराबर रहेंगे। मैं ये पूरा प्रयास करूंगा कि यदि आप 15 मिनट हमारे साथ बिताएं तो उस 15 मिनट आपके लिए वैल्यू फॉर मनी हो, वैल्यू फॉर टाइम हो। तो बिना समय गवाए हुए आपके इस महत्वपूर्ण समय का ख्याल रखते हुए, बिकॉज टाइम इज़ मनी, उस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, कल 14 सितंबर था। 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हमारा पहला सवाल जो भी गत 14 सितंबर था उसी पर है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। बहुत ही साधारण सा सवाल है और इसका बहुत ही साधारण सा जवाब है कि 14 सितंबर को। लेकिन इस विषय में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस कब से मनाया जाना प्रारंभ हुआ। यहाँ पर एक सवाल है, इसको ध्यान में रखा जा सकता है 14 सितंबर के सवाल को, कि इसमें आप देखिए कि वर्ष 1949 से यहाँ पर इस बात को एक एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में लिखा गया है। इसको आप याद कर सकते हैं। 14 सितंबर 1949 से हमारे देश में हिंदी को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जैसे कि मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक अतिरिक्त जानकारी और है कि हमारे देश में जो सबसे पहली बार जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, यानी हम बात कर रहे हैं 26 नवंबर 1949 की, उसके बाद जब हमारे देश में संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, उसके बाद से जब हमारे देश में राज्यों का गठन किया गया तो उन राज्यों को भाषाई आधार पर गठित किया गया। हम आगे की स्लाइड्स में, अगले आने वाले वीडियोस में इस पर एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। खैर, आज के लिए इस प्रश्न के लिए इतना ही है, ठीक है। बाकी हम आगे बढ़ते हैं उसमें कि हमारा अगला प्रश्न है कि किस प्रसारण में पहली बार हिंदी भाषा में कमेंट्री की जाएगी। अब इसी से एक जुड़ा हुआ एक सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का मैच बहुत ही प्रभावशाली ढंग से खेला जाता है तथा इसके बहुत ज़्यादा व्यूअर्स भी हैं। तो एक ला लीगा, एक फुटबॉल क्लब है। तो ये यहाँ पर देखिए, इसमें डिटेल में आंसर लिखा हुआ है कि पहली बार हिंदी कमेंट्री के साथ स्पेन के प्रमुख फुटबॉल लीग ला लीगा में 2022-23 सीजन में रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के बीच में खेला जाने वाला यह पहला एल क्लासिको मैच प्रसारित किया जाएगा। तो यह अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि जो स्पेन, अब यहाँ से एक प्रश्न ये बनता है कि जो ला लीगा जो फुटबॉल लीग है, ये कौन आयोजित करता है। ये स्पेन की है। और किन दो मैचेस के बीच में, किन दो फुटबॉल क्लब के बीच में ये मैच होगा। ये रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना के मध्य होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं कि कौन सा राज्य पहली बार दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा। सीधा सा इसका जवाब है, वो राज्य है सिक्किम। अब सिक्किम के विषय में कुछ अतिरिक्त फैक्ट है कि दिसंबर 2022 में सिक्किम राज्य पहली बार रणजी ट्रॉफी मैचों की मेज़बानी करेगा। पहली बार शब्द का ध्यान रखेंगे। कूच बिहार ट्रॉफी का मैच 12 नवंबर को असम के खिलाफ सिक्किम में पहला बड़ा घरेलू मैच होगा, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं
अगला सवाल है कि किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपिक बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम शुरू की? सीधा सा सवाल है, राज्य का सवाल है, तो इसका सीधा सा जवाब है कि वह सरकार पंजाब की सरकार है। पंजाब सरकार प्रदेश को खेल जगत में खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुकाबलों के लिए मजबूत करने के लिए तथा उनका हौसला अफजाई करने के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम की शुरुआत करने का फैसला लिया है। तो सीधा सा सवाल था, उसका एक सीधा सा जवाब है कि राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों के लिए ओलंपियन बलवीर सिंह सीनियर वजीफा स्कीम की शुरुआत किस राज्य के द्वारा हो रही है? वो है पंजाब सरकार के द्वारा। अगला है कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक किस बहुभाषी ऐप के साथ वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर रही है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म का एक ऐप है, वो भारतीय डाक विभाग के साथ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी IPPB ने हाल ही में भारत के अपने बहुभाषी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक कू ऐप है, उसके साथ एक समझौता किया है। तो यहाँ पर सीधा सा जवाब है, वह ऐप है कू। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में संयुक्त रूप से कौन सा अभ्यास किया? इसका सीधा जवाब है गगन स्ट्राइक। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, ये उन सभी परीक्षाओं के लिए है जो डिफेंस से जुड़ी हुई परीक्षाएं हैं, वहां पर ये सवाल आ सकता है कि हाल ही में भारतीय सेना की एक खड़गा कोर है, उस खड़गा कोर में और खड़गा कोर और वायुसेना ने पंजाब में एक संयुक्त अभ्यास किया है, वो उसका नाम है गगन स्ट्राइक। भारतीय सेना की खड़गा कोर और वायुसेना दोनों ने पंजाब राज्य में संयुक्त रूप से गगन स्ट्राइक किया। इस अभ्यास में शामिल थल सैनिकों के समर्थन में हमलावर हेलीकॉप्टरों को तैनात किया गया था। ये इसमें एक अतिरिक्त फैक्ट है। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में किस मशहूर फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया? ये एक सवाल। फिर देखिए, ये प्रश्न पत्र को, इन सवालों को हमने थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने का प्रयास किया है और कोशिश की है कि डिफरेंट सेक्टर से हम कुछ ना कुछ सवालों को इसमें ऐड करें, जो कि बिल्कुल अभी इस सितंबर महीने में घटित हुई घटनाएं हैं। तो 91 वर्ष की आयु में किस फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक का, डायरेक्टर का निधन हुआ है? उनका नाम है जीन ल्यूक गोडार्ड। ये मशहूर फ्रांसीसी निर्देशक जीन ल्यूक गोडार्ड का हाल ही में 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इन्होंने वर्ष 1960 के दशक में अपनी पहली फिल्म ब्रेथलेस में लोकप्रिय सिने जगत में क्रांतिकारी बदलाव लाया था। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, उसका शार्ट में नाम है NCML। ध्यान देंगे, शार्ट में ये सवाल पूछा जा सकता है। NCML की बात हो रही है यहाँ पर, देखिए NCML। इस कंपनी जो NCML है, मतलब नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, इंडिया ने किसे हाल ही में अपना MD और CEO नियुक्त किया है? देखिए, ये सवाल हमारी उन सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हैं। तो उसका सीधा उत्तर है संजय गुप्ता। निजी क्षेत्र की पोस्ट हार्वेस्ट कृषि प्रबंधन कंपनी नेशनल कमोडिटीज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड इंडिया के निदेशक मंडल ने हाल ही में संजय गुप्ता जी को कंपनी का प्रबंध निदेशक और CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया है। अगला सवाल है, किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का CEO नियुक्त किया? CEO से जुड़े हुए कई सवाल हमने कुछ डिफेंस सेक्टर से जुड़ी हुई परीक्षाओं में भी देखे हैं, जो गत वर्षों में पूछी गई हैं। अभी हमारे भारतवर्ष में एक बहुत बड़ा डिफेंस का ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। उस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तहत इस समय एक परीक्षा प्रस्तावित है, जो LDC के तहत यानी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, लीस्ट डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन के तहत ये परीक्षा आयोजित होती है। चार्जमैन की ग्रुप B की परीक्षा है। उसमें
मैंने खुद इस परीक्षा को दिया है और सफलता प्राप्त की है। इस परीक्षा में एक बार पूछा गया था एक सीईओ से जुड़ा हुआ सवाल, जो कि उसके जीएस के पेपर में आया था। इसलिए सीईओ वाले सवालों पर हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं, जो इस परीक्षा में, चार्जमैन की परीक्षा में बैठ रहे हैं, वो इस पर ध्यान दें कि ये जो सवाल हैं इन पर ध्यान दिया जाना चाहिए हमारे उन सभी प्रतिभागियों के द्वारा। तो किसे अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन अपनी भारतीय इकाई AEBC इंडिया का सीईओ नियुक्त किया? उत्तर है संजय खन्ना। वहाँ पर संजय गुप्ता थे, ये संजय खन्ना है। तो हाल ही में संजय खन्ना जी को अमेरिकन एक्सप्रेस बैंकिंग कॉरपोरेशन ने अपनी भारतीय इकाई यानी AIBC इंडिया का मुख्य कार्यपालक अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देश के लिए $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की? तो देखिए भाई साहब, जब भी कभी सैन्य सहायता की बात आती है तो आज भी पूरे वर्ल्ड में सैन्य ताकतों के रूप में अमेरिका नंबर 1 है। हालांकि कुछ ताकतें उभर रही हैं, इस विषय पर हम लोग अभी डिटेल में चर्चा न करते हुए सिर्फ फैक्ट्स पे रहते हैं और टू द पॉइंट बात करते हैं, ताकि समय जो है वो कम समय में आपको ज़्यादा आउटपुट मिल सके। इस विषय पर हम लोग फिर से चर्चा करेंगे डिफेंस सेक्टर को लेकर के। तो $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा अमेरिका ने की है और अमेरिका ने कहा है कि हम यूरोप को ये सहायता प्रदान करेंगे। अमेरिका को ऐसा लगता है कि यूरोप में सैन्य अस्थिरता लगातार उभरती जा रही है और अभी हाल ही में हम लोगों ने, जो कि अभी भी चल रहा है, यूक्रेन और रसिया का जो वार है जो कि कंटिन्यू है, इस वार को ध्यान में रखते हुए जो सैन्य अस्थिरता उत्पन्न हुई है पूरे यूरोप में और बल्कि पूरे एशिया महाद्वीप में भी उसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार हम अपने पड़ोसी देश चाइना और ताइवान को देख रहे हैं और अपने सभी पड़ोसी देशों को अभी हम लोगों ने बहुत से विभिन्न कारणों से श्रीलंका की माली हालत को पतला होते हुए देखा है। खैर, इस विषय पर हम लोग सब फिर पुनः कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। आज हमारा 11वां प्रश्न क्या कहता है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? यह हमारा फिल्म सेक्टर से जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है। एक निर्देशक का सवाल था जो फ्रांसीसी निर्देशक का है। एक ये दूसरा है, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया? इसका सीधा सा उत्तर है गुजरात। गुजरात राज्य। आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी का विमोचन किया गया? मित्रों, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि पुस्तकों से जुड़े हुए सवाल भी कई परीक्षाओं में प्रमुखता से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ये सवाल, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 12 है, एक महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक फोर्जिंग मेटल। देखिए, सवाल कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे ये एक मेटल सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल है, हालांकि ये सामाजिक सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। नृपेंद्र राव द पेन्नार स्टोरी का विमोचन किया? इसका सीधा सा जवाब है, उत्तर है पवन सिंह लाल। अगला सवाल, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? उत्तर है कर्नाटक। यहाँ पर हमारा एक दूसरा सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के हेड, मुखिया, यानी हमारे देश में इस समय केंद्रीय मंत्रालय किसके पास है, किसके अधीन है, या यूं कहें कि इस समय केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हमारे देश में कौन है? आप कमेंट बॉक्स में मुझे इस सवाल का मुझे आपके प्रतीक्षा रहेगी। अगला सवाल है, संभवतः ये हमारी लास्ट या सेकंड लास्ट स्लाइड है। हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? ये फिर से एक डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ सवाल है। देखिए, हमारा फोकस आज डिफेंस के कुछ सवालों पर था क्योंकि मैं आगामी कुछ डिफेंस से जुड़ी हुई कुछ परीक्षाओं को देख पा रहा हूँ। तो हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। मित्रों, ये अरुणाचल प्रदेश वही राज्य है हमारे देश का जहाँ से उगता हुआ सूरज सबसे पहले, अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किवुथू, जहाँ पर सबसे पहले हमारे भारतवर्ष में सूर्य चमकता है। और अगर हम भौगोलिक स्थिति की बात करें, अगर मैं सही हूँ तो 97.25 डिग्री पर
अरुणाचल प्रदेश स्थित है। हमारे भारत का जो वर्ल्ड मैप पर जो एक्सपेंशन है वो 67 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 75 मिनट तक है। तो अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत का पश्चिमी हिस्सा है अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें, वर्ल्ड मैप पे देखें, लेकिन हमारे भारत का ये पूर्वी छोर है और यहाँ से सूर्य उगता हुआ सबसे पहले किवुथू से दिखाई पड़ता है। तो वहीं पर हमारा सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन भी है, उसका नाम अब जनरल बिपिन रावत के नाम से इसको जाना जाएगा। हमारा अगला सवाल है, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन, जी हाँ हम तट की बात कर रहे हैं, भारत की तटीय प्रबंधन की बात हो रही है, पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो उसके लिए भारत का ही एक तट है, वो है उड़ीसा। जी हाँ आपने सही सुना, इसका सही उत्तर है उड़ीसा। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक अगला सवाल है कि भारतीय जो सीमा रेखा है वो भारतीय सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? मैं भारत की कुल सीमा रेखा की बात कर रहा हूँ। चलिए मैं इस सवाल का जवाब आपको दे रहा हूँ। 15,200 किलोमीटर की हमारी कुल भारतीय सीमा है। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल है आपसे कि यदि भारतीय कुल सीमा रेखा 15,200 किलोमीटर है तो भारतीय तटीय सीमा कितनी है? भारत की तटीय सीमा आपको बतानी है। ये आज का तीसरा सवाल है आपसे। हमारा अगला 16वां सवाल है, विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला गया? सीधा उत्तर है झुंझुनू जिले में। राजस्थान के झुंझुनू जिले में विश्व का पहला संस्कार केंद्र यानी कल्चरल सेंटर खोला जा रहा है, वो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है। 17वां प्रश्न है कि हाल ही में हमारे जो पीयूष गोयल साहब हैं, पीयूष गोयल ने कहाँ यूएस इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया? हाँ, अभी इसका सीधा जवाब है लॉस एंजल्स, जो कि यूएसए में है। लॉस एंजल्स में अभी एक यूनाइटेड फोरम थी, उसमें पीयूष गोयल साहब ने पार्टिसिपेट किया था और उस संस्थान को संबोधित किया था। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर बनेगा? ध्यान दें, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर किस राज्य में बनेगा? इसका उत्तर है गुजरात। गुजरात से जुड़ा हुआ एक अतिरिक्त फैक्ट है कि ये वही राज्य है जिसकी समुद्री सीमा भारत में सर्वाधिक है। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी तटीय सीमा सबसे ज्यादा है? तो उसका सीधा उत्तर है गुजरात। और हाँ, एक सवाल और, गुजरात ही वह राज्य है जो हमारे भारतवर्ष का सबसे पश्चिमी बिंदु यानी गुहार मोता कई किताबों में लिखा है, गुहार मोता एक बिंदु है जो कि गुजरात में रहता है। अभी ठीक 1-2 सवाल पहले अभी हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश की बात की थी। अरुणाचल प्रदेश में एक स्थान है किवुथू और गुहार मोता जो कि गुजरात में है। इन दोनों बिंदुओं के बीच भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के छोर निर्धारित होते हैं। जी हाँ, 2933 किलोमीटर भारत की पूर्वी और पश्चिमी सीमा है, 2933 किलोमीटर 2933। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ अतिरिक्त फैक्ट्स के सवाल हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, स्पाइस जेट एयरलाइन ने हाल ही में किसे अपना CFO नियुक्त किया? सीधा सा सवाल, सीधा सा जवाब। जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है या जो भी हो सकता है, इसको आप एब्रीविएट को चेक करिएगा। स्पाइस जेट के बारे में जब आप पढ़ेंगे उसका सीधा जवाब है आशीष कुमार। मिस्टर आशीष कुमार को स्पाइस जेट ने अपना नया CFO नियुक्त किया है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किसने स्वच्छ अमृत महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की? तो जो हमारा भारत में स्वच्छ अमृत महोत्सव है, इसके शुभारंभ की घोषणा श्री हरदीप सिंह पुरी ने की। यहाँ से एक हमारा चौथा प्रश्न है आज का, आपको बताना है कि हरदीप सिंह पुरी साहब हमारे इनके पास कौन है? हरदीप सिंह पुरी, हालांकि आपको स्वच्छता सुनकर के थोड़ा सा अनुमान लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप इसको एक्सप्लोर करें, ज्ञान बढ़ता है इससे। जब भी आप किसी चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं तो हमारी बौद्धिक क्षमताओं में वृद्धि होती है। सवाल नंबर 21 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा विभागों का विलय किया? बड़ा ही अनोखा सवाल है। हमारी माध्यमिक शिक्षा और हमारी प्राथमिक शिक्षा का विलय असम राज्य में करके एक नया प्रयोग किया गया है। आगामी हम देख रहे हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति पटल पर आने को है और उससे पहले ये प्रयोग थोड़ा अनूठा है, लेकिन प्रयोग तो प्रयोग है और जो भी है बदलाव है।
और बदलाव जैसा भी है, हमारा एज ए विद्यार्थी, एज ए टीचर, हमारा विश्लेषण करने का काम है। चीज़ों को जैसी हैं वैसे समझने का और उन्हें एनालाइज करने का हमारा काम है, उन पे प्रश्न उठाना हमारा काम नहीं है। तो विद्यार्थी होने के नाते मैं सीधे से कहूँगा कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षाओं का विलय असम राज्य ने किया, इसको हमें ऐसे ही याद कर लेना है। हमारा अगला 22वां सवाल है कि भारतीय सेना ने हाल ही में कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया। देखिए, ये सवाल ऊपर मैंने पूछा था, उसका कलेवर अलग था। यहाँ पर ये सवाल दोबारा से पूछा गया है और इस सवाल को दूसरे रूप में पूछा गया है कि इसका भी उत्तर है गगन स्ट्राइक कहाँ हुई थी। गगन स्ट्राइक पंजाब में हुई थी। जरा आप अपने दिमाग को जोर डालिए और आप बताइए कि गगन स्ट्राइक भारत की किन दो सेनाओं के मध्य हुआ था। उसका एक उत्तर था वायुसेना और दूसरा वो कौन सी कोर थी, जरा याद करिए। अगला और हमारी आखिरी स्लाइड है आज की, सवाल नंबर 23 है कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 2 नए जिलों का उद्घाटन किया। जी हाँ, वो 2 नए जिले छत्तीसगढ़ में हैं और आज का आखिरी सवाल वो छत्तीसगढ़ के दोनों नए जिलों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। हमारा आज का 24वां सवाल है कि किस राज्य ने हाल ही में रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट नामक बहुउद्देशीय पोर्टल लॉन्च किया। वो पोर्टल है रेजिडेंट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट, मेघालय राज्य ने। आपको मेघालय राज्य की राजधानी बतानी है। आपको बताना है कि हमारी जो 7 सिस्टर्स ऑफ इंडिया है, भारत के पूर्वी जो 7 राज्य हैं, क्या उन 7 राज्यों में मेघालय एक राज्य है या नहीं है, और इसकी भौगोलिक स्थिति के विषय में आप गूगल मैप पर जाकर के इसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। एक अतिरिक्त फैक्ट है। आज का आखिरी सवाल, भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। खेल जगत से जुड़ा हुआ एक सवाल है। अभी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ G20 विश्व कप चल रहा है और G20 विश्व कप नहीं, एशिया कप चल रहा है, जिसमें अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले संपन्न हुआ, जिसमें पाकिस्तान और श्रीलंका के मध्य फाइनल खेला गया, जिसमें श्रीलंका ने बहुत ही उतार चढ़ावपूर्ण मैच में जीत हासिल की। तो खेल जगत से एक हमारा सवाल है कि G20 शिखर सम्मेलन जो होगा, तो हालांकि खेल जगत का सवाल नहीं है, ये पॉलिटिकल सवाल है कि G20 का एक शिखर सम्मेलन होगा, उसमें पूरे दुनिया के कुछ 19 महत्वपूर्ण देश भाग लेते हैं। तो उसकी मेज़बानी कौन करेगा? भारत करेगा G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी। और भारत मेज़बानी कब करेगा? उसका उत्तर है 2023 में। अतिरिक्त फैक्ट है कि भारत अगले वर्ष 9 और 10 सितंबर 2023 को G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा तथा भारत 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 तक 1 वर्ष के लिए G20 की अध्यक्षता भी ग्रहण करने जा रहा है। ये हम सब भारतीयों के लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है कि शिखर सम्मेलन में, जो ये G20 शिखर सम्मेलन है, उसमें देश भर में 200 से अधिक G20 बैठकों की मेज़बानी करने की उम्मीद है। तो जो उस दौरान जितनी भी बैठकें होंगी, उन सब बैठकों की मेज़बानी हमारा देश करेगा। उनको विभिन्न राज्यों में, विभिन्न स्थानों पर उनको आयोजित किया जाएगा। खैर, जब ये समय आएगा तब हम लोग इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज मैं देख पा रहा हूँ आप सभी ने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे अहेड। और बाकी की बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। बहुत सी बातें हम आपसे करना चाहते हैं, लेकिन टू द पॉइंट रहना भी चाहते हैं। समय का विशेष महत्व है, हालांकि 23 मिनट का वीडियो हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।